बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, today we are going to study the last topic of this chapter number 5, physical states of matter. 5.6, the topic is allotropy. आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, कई चैप्टर्स में इसका जिक्र आया कि अब तक जो है वो कितने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको कहाँ पे अरेंज किया गया है, पीरियोडिक टेबल में। अब ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 118 उनको प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए एक ख़ास तरीके से उसकी अरेंजमेंट की गई है, उसको ग्रुप्स में और उसको पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ख़ास प्रॉपर्टी है जिसको आज हम पढ़ेंगे और वो है एलोट्रॉपी। ये सिर्फ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, ये आपने ध्यान में रखना है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने ही साथ केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं और वो उस तरह जो है वो ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं। तो एक ही फिज़िकल स्टेट में मुख्तलिफ फॉर्म्स में होते हैं, वो जिस तरह वो जिस कंडीशन में भी, मसलन एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिफरेंट होती हैं, प्रेशर डिफरेंट होता है, टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट कंडीशन में वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जैसे कंपाउंड कुछ एलिमेंट्स बना लेते हैं, तो ये एलिमेंट्स अपने ही साथ बॉन्ड बना के तो डिफरेंट फॉर्म में आ जाते हैं। वो एक फॉर्म नहीं होती बल्कि एक ही फिजिकल स्टेट में, यानी सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड में, तो एक ही फिजिकल स्टेट में जब डिफरेंट फॉर्म बना लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है, जब सेम एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में डिफरेंट फॉर्म्स में आपको नज़र आता है तो उसको एलोट्रॉपी कहते हैं। एलोट्रॉपी, एलो का मतलब होता है अदर, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, इसका ओरिजिन ग्रीक है। एलो का मतलब होता है अदर एंड ट्रोपस मीन फॉर्म, यानी अदर फॉर्म या डिफरेंट फॉर्म्स। बहुत स्टूडेंट्स इसको आइसोटोप्स के साथ मिक्स कर देते हैं। आइसोटोप्स आपने याद रखना है कि आइसो मीन सेम या इक्वल एंड टोप्स मीन प्लेस, यानी आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको आपने आइसोटोप्स के साथ मिक्स नहीं करना, ये प्रॉपर्टी है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का क्या मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट के एक ही फिजिकल स्टेट में, यानी अगर सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रही हूँ, तो एक ही फिजिकल स्टेट में जब डिफरेंट फॉर्म्स में अपीयर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। The existence of an element is in more than one crystalline form is called allotropy. The different forms are called allotropic form. जब वो different form में होता है तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे एलोट्रॉपी और जो different forms होंगी उनको हम कहेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्यों बनाते हैं। कुछ एलिमेंट्स आगे हम जाके एग्जांपल भी पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये रीजंस अब हमने देखनी है कि क्या रीज़न है कि कुछ जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते। तो मेन रीज़न जो है वो इसकी 3 आपकी बुक में दी हुई हैं। द फर्स्ट एलोट्रॉपी ऑफ एन एलिमेंट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। फर्स्ट रीज़न है the existence of an element in more than one physical state or form such as carbon. कार्बन की फिजिकल स्टेट और फॉर्म्स कौन सी होती हैं, कॉजल है, सूट है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, एट्सेट्रा के एग्जिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, फिर एक ही फिजिकल स्टेट जो है वो मोर देन आपने फिजिकल स्टेट पीछे पढ़ी हैं, जो कॉमन स्टेट्स होती हैं वो 3 होती हैं, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। तो अगर कोई एग्जिस्ट करता है ज़्यादा फिजिकल स्टेट में तो फिर उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ही बनती हैं। सेकेंड रीज़न है द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, के एक एलिमेंट के
दो या दो से ज़्यादा मालिक्यूल अगर हों, इन दिस केस ईच मालिक्यूल हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, के ज़ाहिर है मालिक्यूल डिफरेंट होंगे तो उनके डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सच एज एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन आर, यानी ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में भी होता है, डिफरेंट मालिक्यूल है ना, और ओजोन की फॉर्म में O3 इसका फार्मूला होता है। अब O2 में 2 एटम्स हैं और O3 में कितने 3 एटम्स हैं, तो अगर उनके मालिक्यूल जो हैं वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट मालिक्यूल बनाएगा, तब भी जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म बनती हैं। थर्ड रीजन है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम्स और मालिक्यूल्स इन क्रिस्टल ऑफ एन एलिमेंट। अब आपने पीछे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड पढ़े हुए हैं, आपको पता है क्रिस्टल किसको कहते हैं। क्रिस्टल ऐसी चीज होती है जिसमें एटम्स जो होते हैं उनकी खास अरेंजमेंट होती है और वो पूरे उसमें उसी अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं, यानी वही अरेंजमेंट रिपीट होती रहती है। तो फॉर एग्जांपल अब थर्ड जो रीज़न है एलोट्रॉप बनाने की वो क्या है कि क्रिस्टल में जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम्स और मालिक्यूल्स इन क्रिस्टल ऑफ एन एटम, तो 2 या ज़्यादा मालिक्यूल की अगर अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो फिर वो ज़्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म बनाएंगे। फॉर एग्जांपल सल्फर शोज एलोट्रॉपी। अब सल्फर की भी, सल्फर एक एलिमेंट है जिसके ये 6 ग्रुप में सल्फर जो है वो प्रेजेंट है, तो सल्फर जो है इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, एक का नाम है मोनोक्लिनिक और दूसरी है आर्थोरोम्बिक। तो ये किस वजह से सल्फर एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मालिक्यूल्स S8 इन द क्रिस्टल। दोनों के मालिक्यूल जो तो वो S8 होते हैं, लेकिन क्रिस्टल में उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए एक को मोनोक्लिनिक कह देते हैं और दूसरे को ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं उनकी अरेंजमेंट के लिहाज से। अब 3 रीज़न है। पहली रीज़न आपने कौन सी पढ़ी कि अगर वो फिजिकल स्टेट, एक से ज़्यादा किसी की फिजिकल स्टेट होती हैं तो तब भी वो एलोट्रॉपिक फॉर्म बन जाती हैं। अगर उसके मालिक्यूल में एटॉमिक की नंबर ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट होते हैं तब भी बन जाती है। थर्ड क्या है कि अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो, अगर अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम्स और मालिक्यूल्स इन क्रिस्टल्स ऑफ एन एलिमेंट, अगर एलिमेंट के क्रिस्टल बन रहे हैं तो क्रिस्टल में उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तब भी एलोट्रॉपिक फॉर्म बनेगी। अब जो एलोट्रॉप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम, क्योंकि एक ही वो एलिमेंट तो एक ही होता है, तो वो एलिमेंट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो नहीं चेंज हो सकती, क्योंकि अगर कार्बन है तो वो कार्बन ही रहेगा, डिफरेंट अगर फॉर्म में आता है तब भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है सेम रहेंगी। अगर सल्फर की है तो सल्फर जो है वो भी सेम रहेगा, आयरन की है तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। यानी जैसे कहते हैं ना कि रंग रूप जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटीज, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इन टेट्राहेड्रल शेप, यानी शेप उसकी डिफरेंट हो जाएगी, वो टेट्राहेड्रल शेप में, टेट्रा का मतलब होता है 4 टेट्राहेड्रल 4 हेड वाली, यानी 4 जो है उसके कॉर्नर्स होंगे, टेट्राहेड्रल शेप होगी। जो ये आपको कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म का बताया गया कि कार्बन जो है वो आगे जाके हम तफसील से पढ़ते हैं कि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। एक जो है वो डायमंड है, तो डायमंड में जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। फिर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल होती है, टेट्रा का मतलब 4 होता है और हेक्सा का मतलब होता है 6, तो उसमें 6 साइड्स और 6 उसके एंगल्स बनते हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बताने का मकसद ये है कि जितनी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म किसी एलिमेंट्स की होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि उनकी शेप डिफरेंट हो जाती है, कलर डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती हैं। द चेंज इन टेम्परेचर आल्सो चेंज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द एलोट्रॉप्स, कि एलोट्रॉप का अगर वो डिफरेंट उनके लिए टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म के लिए। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एलोट्रॉपिक फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम उसमें चेंज हो जाती है। विद द चेंज इन टेम्परेचर न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म इज प्रोड्यूस। जब हम किसी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म का टेम्परेचर चेंज कर देंगे, यानी उसके लिए जो खास कंडीशन थी, अगर हम कंडीशन चेंज कर देंगे तो वो फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। द टेम्परेचर
temperature at which one allotrope change into another allotropic form is called transition temperature. वो टेम्परेचर जिस पर एक फॉर्म दूसरे में चेंज हो जाती है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर. आपने याद, ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा होता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें एक एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है वो दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाती है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द टेम्परेचर एट विच two allotropic forms of an element coexist in equilibrium with each other. अब इसका ये मतलब है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर दो एलोट्रॉपिक फॉर्म जो होती हैं एलिमेंट की वो को एग्जिस्ट करती हैं, यानी एक साथ होती हैं, दोनों मौजूद होती हैं, को एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, इक्विलिब्रियम में होती हैं. अब क्या होता है? फॉर एग्जांपल द सल्फर S8, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में होते हैं, एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट 95.5 डिग्री. अब ये टेम्परेचर इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा. कौन सा इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म का क्या है? 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसमें क्या होता है? को एग्जिस्ट करती हैं कौन कौन सी फॉर्म? एक ऑर्थोरोम्बिक और दूसरी मोनोक्लिनिक. ये देखें, आपको ये बताया गया है कि S8 है, आर्थोरोम्बिक है, ये S8 मोनोक्लिनिक. दोनों में S8 है, लेकिन क्या है, दोनों में जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी. इसमें डिफरेंट तरीके से अरेंज किए हुए हैं, इसमें डिफरेंट तरीके से अरेंज किए हुए हैं. अब जिसमें ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं वो टेम्परेचर कौन सा है? ट्रांजिशन टेम्परेचर इनका 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड. अब टिन का आपको दिया हुआ है, ग्रे टिन है, ये क्यूबिक, इसका जो है क्यूबिक होता है, और ये टेट्रागोनल होता है, यानी शेप दोनों की डिफरेंट होगी, और इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है? 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड. ये ग्रे टिन जब वाइट टिन में इक्विलिब्रियम में होता है, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, वो टेम्परेचर कौन सा है? 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड. डबल हेडेड एरो का मतलब ये होता है कि ये जितना ये इसमें चेंज हो रहा है उतना ही ये वाला इसमें चेंज हो रहा है. ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ये डबल हेडेड एरो लगाया जाता है. एक एरो इस साइड पे और दूसरा जो है वो इस साइड पे है. इसका मतलब है जितना ये इसमें चेंज हो रहा है उतना ही ये इसमें चेंज हो रहा है. ये इक्विलिब्रियम में है. फिर है पोटाशियम नाइट्रेट का जो है ये वाला जो इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है पोटाशियम नाइट्रेट की, ये 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटाशियम नाइट्रेट की इस ये आर्थोरोम्बिक जो एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाती है. यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है टेम्परेचर के चेंज करने से एक फॉर्म दूसरे में चेंज हो जाती है, और वो टेम्परेचर जिसमें एक फॉर्म दूसरे दोनों को एग्जिस्ट करते हैं उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं. अब ये आपको सामने कुछ 3 चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं. आप देखेंगे कि ये क्या है. ये देखें, ये इसमें जो ये यूज़ किया गया इस पेंसिल को लिखने के लिए जो इसके अंदर ये सिक्का इस्तेमाल किया जाता है, ये ग्रेफाइट का है. जो ब्लैक ये लिखता है, ये देखें तो ये क्या चीज़ है? ये आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है. ये क्या है? ग्रेफाइट. ये देखें, ग्रेफाइट के अलावा यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक स्टोन नज़र आ रहा है. ये क्या है? ये आपको डायमंड नज़र आ रहा है. और ये तीसरी चीज़ जो यहाँ पर पड़ी हुई है वो क्या है? ये कोल है, कोयला है. तो ये तीनों आपको बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी. आपको कलर के लिहाज से भी डिफरेंट नज़र आ रही हैं, आपको कॉस्ट के लिहाज से भी डिफरेंट, इनकी वैल्यूज़ भी डिफरेंट हैं. कोयला आपको आम मिल जाएगा, लेकिन डायमंड जो है ये बहुत कॉस्टली है. और इसके अलावा ये पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट यूज़ हुआ है, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं. लेकिन आपको पता है कि ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? कार्बन की फॉर्म्स हैं. ये भी कार्बन है, इसमें जो ग्रेफाइट यूज़ हुआ ये भी कार्बन है, और डायमंड भी एक कार्बन है. तो ये तीनों जो हैं ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं. तो ये अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होती हैं कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं. Carbon is present in two forms, crystalline form and amorphous form. In crystalline form, there are 3 types of allotropes. The one is diamond, the Buckminster fullerene, जिसको buckyballs कहते हैं, and third is graphite. In amorphous form, coal, charcoal, lampblack, and soot are present in allotropic forms. So now we will study only the crystalline allotropic form, which are diamond, Buckminster fullerene, and graphite.
सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड क्या होता है? डायमंड जो है वो क्यूबिक लैटिस ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। अब ये टेट्रा क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है फोर, और हेड्रल का मतलब होता है फोर्सेस, फेसेस, यानी आपको इसके फोर फेसेस होते हैं, इसलिए टेट्राहेड्रॉन होता है। यानी एक कार्बन इसकी स्ट्रक्चर में, डायमंड में एक कार्बन जो है वो फोर अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और फिर एक लंबी चेन में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। आप सिर्फ यहाँ पर इसको देखें, ये इतनी इसकी स्ट्रक्चर देख लें कि एक ये जो आपको नज़र आ रही है ब्लैक जो है ये कार्बन है, ये एक कार्बन एटम ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए, आपको पता है कि टेट्रावेलेंट होता है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 6 है, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे, फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, और 4 जो है वो सेकंड में आ जाएंगे। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने 4 चाहिए। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कि इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 जो है वो चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो ये 4 यहाँ पर ये देखें, एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ मजीद जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ जाता है। तो ये एक यूनिट इसका ये है। फिर कई ऐसे स्मॉल यूनिट आपस में मिल जाते हैं। अब ये देखें, ये कार्बन फिर जो है ये भी, ये मजीद जो कार्बन है ये एक यूनिट इसका ये है। ये मुख्तलिफ यूनिट्स जो हैं ये देखें, एक यूनिट इसका ये है। तो ये मुख्तलिफ यूनिट्स पढ़ के बहुत बड़ा एक जॉइंट मालिक्यूल बना लेते हैं। तो जो हमें नज़र आता है फिर वो जॉइंट बहुत सारे मालिक्यूल्स होते हैं जो आपस में, ये एक टेट्राहेड्रल एक यूनिट दूसरे से मिलता है, फिर तीसरे से मिलता है, इस तरह बहुत सारे टेट्राहेड्रॉन आप देखें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेट्राहेड्रॉन नज़र आएंगे, यानी यूनिट नज़र आएगा, वो बहुत ज़्यादा इसके साथ आपस में मिल के एक बड़ा जॉइंट मालिक्यूल बना लेते हैं। तो डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन का क्या मतलब होता है कि इसकी एटम्स की जो है एक अरेंजमेंट होती है। इन डायमंड कार्बन एग्जिस्ट इन क्यूबिक फॉर्म। अब क्यूबिक फॉर्म में होता है, जो ये यूनिट्स होते हैं टेट्राहेड्रल होते हैं, ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, क्यूबिक फॉर्म बना देते हैं। ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड, यानी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद अदर कार्बन एटम। कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो डायमंड इज वेरी हार्ड एंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। आपने पीछे पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड की, आपने जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो यहाँ पर अब देखें, डायमंड में चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। डायमंड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बिकॉज ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि ये आपको मैंने बताया था कि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी है जो कि मूव कर सकें। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो करंट जिसको कहते हैं। तो करंट कब फ्लो करेगा? तो जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए डायमंड क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, विच टाइटली हेल्ड विद ईच अदर। तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं बॉन्ड बनाने में, तो इस चीज़ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए डायमंड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये देखें, ये कार्बन की स्ट्रक्चर है, ये डायमंड की स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन एटम जो है वो इस तरह अरेंज किए हुए होते हैं। ये रेड कलर के आपको कार्बन एटम नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी सेकंड जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो है ग्रेफाइट। जैसे ये पेंसिल आपको नज़र आ रही है, इसमें ये ग्रेफाइट यूज़ हुआ है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज़ ओनली कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। डायमंड में एक कार्बन एटम 4 से जुड़ा होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है रादर देन टू 4 एटम्स एज इन डायमंड। कार्बन एग्जिस्ट इन हेक्सागोनल फॉर्म ऑफ शीट या लेयर्स। हेक्सागोनल का क्या मतलब होता है? हेक्सा मीन 6, और हेक्सागोनल जिसके ऐसी शेप जिसके 4 साइड्स हों और 4 एंगल्स हों, उसको 6 हेक्सागोनल ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइड्स हों और 6 एंगल्स हों। जैसे ये देखें, ये आपको एक हेक्सागोनल शेप नज़र आ रही है, इसकी 6 हैं। तो ऐसी शीट्स होती हैं, ये ऐसे 6 एक यूनिट होते हैं। हेक्सागोनल शीट्स जो होती हैं ये जुड़ी होती हैं। अब इसके साथ ऐसी एक और शीट जोड़ दें, फिर इसके साथ ऐसी एक और शीट जोड़ दें, और ये जो है ये
इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एक शीट की सूरत में होती है। ये जैसे एक शीट ये है और इसके ऊपर नेक्स्ट जो है एक और लेयर बन जाएगी, और वो लेयर्स जो हैं वो आपस में जो है वो किससे, इंटरमालिकुलर फोर्सेस से, जो उसके साथ जो वांडरवाल फोर्सेस होती हैं उनके साथ ये आपस में लिंक होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए ग्रेफाइट थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। डायमंड बहुत आपने देखा है सख्त होता है, रिजिड होता है, लेकिन ग्रेफाइट का सिक्का देखें टूट जाता है आसानी से। तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है? क्योंकि इसमें जो वांडरवाल फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत वीक होती हैं, और ये शीट्स बनाता है। इस तरह का हेक्सागोनल जो है वो स्ट्रक्चर होती है। ये नीचे देखें आप, ये बनी हुई है, तो ये इस तरह की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। दीज शीट्स linked with other carbon atom by weak attractive forces, these sheets slide over each other, यानी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, इतनी मजबूती से नहीं जुड़ी होती। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीनरी, जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं उनके लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एज फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। अब क्या होता है, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 3 बॉन्ड बना देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होता है, जो क्या करता है, 3 इसने बॉन्ड बना लिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीट, वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए ये डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह शीट्स होती हैं जो वीक वांडरवाल फोर्सेस से आपस में जुड़ी होती हैं। ये आपको येलो कलर की डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये वांडरवाल फोर्सेस है। नेक्स्ट जो है वो है बकी बॉल्स। तो बकी बॉल्स जो हैं ये क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफिशियल नेम इज़ बकमिंस्टर फुलरीन because it is shaped like the geodesic dome invented by that American original बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर था, उसने ये शेप जो है वो डिस्कवर की थी, इसलिए उसके नाम पे इसको बकी बॉल कहते हैं, चूँकि बॉल की शक्ल का होता है, तो इसलिए इनफॉर्मली केमिस्ट कॉल इट बकी बॉल और C60। ये इस तरह फुटबॉल की सूरत में ये एटम्स की अरेंजमेंट होती है, तो ये सही जिस तरह बिल्कुल फुटबॉल की जो है शक्ल बन जाती है। इसमें जो हेक्सागोन होते हैं वो देखें 20 हेक्सागोन होते हैं। ये वाइट कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं 12 पेंटागोन होते हैं, जो ब्लैक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सेम ये फुलेरीन बनता है। ये बकी बॉल इज़ द क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है। इट इज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड इन 1985, ये जो है 1985 में डिस्कवर हुई थी। बकी बॉल क्या होता है, इसको बकी बॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बॉल की तरह जैसे फुटबॉल होता है बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर होती है इसकी, एक केज सा बना लेता है, यानी ये अंदर से खोखला होता है, अंदर से खाली एक केज, इस तरह इसमें अरेंज होते हैं एटम, इसके अपने एक को बॉल की सूरत में अरेंज कर लेते हैं, जिसमें कुछ हेक्सागोन और कुछ पेंटागोन बनते हैं। अब ये देखें, ये हेक्सागोन है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कुछ हेक्सागोन और कुछ पेंटागोन, पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटागोन 5 जिसके फेसेस होते हैं और 5 ही एंगल्स होते हैं, उसको पेंटागोन कहते हैं। तो ये इसमें कुछ पेंटागोन और कुछ हेक्सागोन इस तरह अरेंज होते हैं कि ये फुटबॉल की सूरत, जिस सेम फुटबॉल की तरह का ये मालिक्यूल बन जाता है, जिसमें कार्बन के एटम जो हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अरेंज होते हैं, और इस तरह जो है ये एक फुटबॉल बना देते हैं, तो इसलिए इसको बकी बॉल कहते हैं। अब बॉल जो है वो फुटबॉल के शेप होती है, इसलिए इसको बॉल कहते हैं। और जो बकी होता है, बकमिंस्टर फुलर जो था वो एक आर्किटेक्ट था जिसने ये शेप बनाई थी अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये चूंकि उससे रिजेंबल करता है बॉल, उस कंस्ट्रक्शन के जो उसने डिज़ाइन किया था, तो इसलिए इसको उसके नाम पे, जो बकमिंस्टर फुलर था उसके नाम से इसको बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। और इसको जो आम नाम है इसका, जो इनफॉर्मली इसको बकी बाल कहते हैं, इसका जो सही नेम है वो क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन। Buckyball is a crystalline allotropic form of carbon. It is recently discovered in 1985. Buckyball consists of 20 to 100 carbon atoms. In buckyballs, the atoms are arranged in a hollow cage-like structure. ये अंदर से hollow होती है, जैसे एक केज बना हुआ होता है, तो अंदर से hollow होती है। इस तरह जो है ये कार्बन एटम, ये आपको ब्लैक सारे कार्बन एटम नज़र आ रहे हैं।
तो ये अपने आप को एक गोल खोखली सी शक्ल में अरेंज कर लेते हैं। जैसे अगर आप माल्टा छीलें ना, उसके अंदर से माल्टा निकाल के और फिर उसके छिलके को कर लें जैसे गोल, वो अंदर से हॉलो होता है, इसी तरह ये अंदर से हॉलो होता है और केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। केज पिंजरे को कहते हैं कि जिस तरह केज होता है ना, तो उस तरह ये स्ट्रक्चर बन जाती है, अंदर से हॉलो होती है, अंदर से खाली होती है। द कार्बन एटम लिंक विद ईच अदर एंड अडॉप्ट द शेप ऑफ फुटबॉल। In buckyball, the carbon atoms join together making pentagonal, hexagonal, etc. स्ट्रक्चर। ये जो है ये 5 मैंने आपको बताई थी, ये वाली पेंटागोनल है जिसमें 5 इसकी फेसेस है और 5 ही जो एंगल्स हैं ये पेंटागोनल है। और ये वाली शेप क्या है, ये हेक्सागोनल है जिसमें 6 इसके फेसेस हैं और 6 इसके एंगल्स हैं। बकी बॉल्स आर यूज होते हैं। बकी बॉल का यूज़ आपको बताया गया कि एज अ सेमी कंडक्टर, एज अ सुपर कंडक्टर एंड एज अ लुब्रिकेंट ये यूज़ होते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।